हाय एवरीवन, वेलकम बैक ऑन सीयूटी पीजी एडिट 24/7। आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग अपना नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं, दैट इज लिंक रिएक्शन। होपफुली आप सभी ने इससे पहले वाला ग्लाइकोलाइसिस का वीडियो मेरा देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो डू वॉच दैट इन द प्लेलिस्ट सेक्शन, और आप वीडियो सेक्शन में भी देख सकते हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस के बाद जब हमने एक ग्लूकोज से पायरुविक एसिड में कन्वर्ट किया था, 2 पायरुविक एसिड में, तो अब ये 2 पायरुविक एसिड क्रैब साइकिल में जाने से पहले कन्वर्ट होते हैं 2 एसिटिल कोएंजाइम में, जिस रिएक्शन को हम बोलते हैं लिंक रिएक्शन। इसी को हम इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पर जब भी हम लिंक रिएक्शन की बात करते हैं तो लिंक रिएक्शन बेसिकली क्या होता है, लिंक रिएक्शन में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्जन होता है किसका, कन्वर्जन ऑफ पायरुविक एसिड इनटू एसिटिल कोएंजाइम ए, और यही एसिटिल कोएंजाइम ए में कन्वर्जन होने के बाद ये क्रैब साइकिल में जाते हैं, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ाऊंगी। ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें एक छोटा सा रिएक्शन फॉर्म में, अगर मैं इसको लिखूं तो यहाँ पर हमारे 2 पायरुविक एसिड कन्वर्ट होते हैं 2 एसिटिल कोएंजाइम ए में। तो हमें यहाँ पर गेन किस चीज का होता है, क्या गेन हमें यहाँ पर होता है, तो अगर हम गेन देखें तो हमें यहाँ पर 2 CO2 मिलते हैं और 2 हमें एनर्जी के मॉलिक्यूल NADH मिलते हैं। लेकिन ये रिएक्शन को परफॉर्म कौन कराता है, ये रिएक्शन करवा कौन रहा है, ये रिएक्शन कराता है PDC। PDC इज पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स इज द PDC। लेकिन बात आती है कि मैम आपने ग्लाइकोलाइसिस, क्रैब साइकिल और एटीपी सिंथेसिस की लोकेशन तो बता दी थी, लेकिन लिंक रिएक्शन कहाँ पर होता है। तो लिंक रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो प्रोकैरियोट्स में ये साइटोसॉल में ही होगा, ठीक है। लेकिन यूकैरियोट के अंदर ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया में परफॉर्म हो रहा होता है, ठीक है। सबसे पहले रिएक्शन पे चलने से पहले हम लोग बात करेंगे कि ये PDC क्या है, इसके अंदर क्या ऐसी चीजें प्रेजेंट होती हैं जो इनमें कन्वर्जन कराती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं PDC की। तो PDC जैसा कि मैंने बोला क्या होता है, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो भाई पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स है, तो ऑब्वियस सी बात है जब कॉम्प्लेक्स है तो किसी चीजों से मिलके बना होगा ना। कॉम्प्लेक्स एक चीज का तो नहीं होता, मल्टीपल चीजों से मिलके बना होता है। तो ये PDC बना होता है 3 चीजों से मिलके, E1, E2 एंड E3, ठीक है। E1, E2 और E3, इनका नाम क्या है, देखो E1 का नाम क्या होता है, E1 का नाम होता है पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज। क्या होता है, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज। ये तीनों एंजाइम है, ठीक है, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज, ठीक है। दूसरा ये जो होता है, ये होता है डाइहाइड्रोक्सी लिपोइल ट्रांसफरेज, ठीक है। और जो थर्ड वन है इसका नाम क्या होता है, डाइहाइड्रोक्सी लिपोइल डिहाइड्रोजनेज, ठीक है। ये होता है। अगर इसमें पूछा जाए कि कौन कितनी पॉलीपेप्टाइड से मिलके बना होता है, कौन कितनी पॉलीपेप्टाइड से मिलके बना होता है, तो ये 24 पॉलीपेप्टाइड से मिलके बना है, दिस इज ऑल्सो 24, और ये आपका 12 पॉलीपेप्टाइड से मिलके बना होता है। यहाँ से जो आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में देखा गया है वो ये है कि इनके कोफैक्टर कौन से होते हैं स्टूडेंट्स, कोफैक्टर कौन से होते हैं। तो अगर हम सबसे पहले E1 की बात करें तो E1 का कोफैक्टर होता है TPP। आपको याद है TPP क्या होता है, TPP थाइमीन पायरोफॉस्फेट, जो कि विटामिन था, है ना, कौन सा, विटामिन B1 जो थाइमीन होता है उसकी एक्टिव फॉर्म होती है थाइमीन पायरोफॉस्फेट, और वही इस E1 का क्या है, वही इस E1 का कोफैक्टर माना जाता है, ठीक है। E2 का कौन है, E2 का होता है कोएंजाइम A और लिपोइड, ठीक है। E3 का कौन है, E3 का है हमारा NAD और FAD, ठीक है। NAD और FAD आपका यहाँ पर क्या हो जाता है, इसके कोफैक्टर हो जाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलो अब जरा इसके रिएक्शन पे चलते हैं कि भाई यहाँ पर रिएक्शन होता किस तरीके से है, किस तरीके से यहाँ पर होगा। तो भाई आप सबको पता है कि हमारा जो पायरुविक एसिड है वो कैसा दिखाई देता है। देखो क्योंकि हमारे पास 2 पायरुविक एसिड है तो ये जो पूरा रिएक्शन मैं बनाऊंगी वो 2 बार होता है, क्योंकि एक बार में एक ही पायरुविक एसिड कन्वर्ट होता है, तो ये प्रोसेस आपका 2 बार सेम रिपीट होगा। तो सबसे पहले मैं एक पायरुविक एसिड को लूंगी, CH3COO नेगेटिव, ठीक है, दिस इज द पायरुविक एसिड। तो सबसे पहले क्या होता है, इस पायरुविक एसिड में से CO2 रिलीज हो जाता है। क्या होता है, ये मान लो ये जो CO2 है वो रिलीज हो गया, अब इतना सा पार्ट आपका बचा है। तो सबसे पहला हमारा E1 एंजाइम है, E1 एंजाइम के पास क्या है, TPP है। तो क्या होगा, ये जो TPP है E1 एंजाइम के पास,
वो आएगा और ये वाला जो आपका पोर्शन बचा है इसको अपने साथ जोड़ लेगा, है ना। कैसे? CH3 CHOH और TPP ने अपने साथ इसको जोड़ लिया, CO2 तो बाहर निकल गई, बाकी का रिमेनिंग इसने अपने साथ जोड़ा और इसको वापस से ले गया। ठीक है, ये क्या है हमारा E1। तो TPP तो वापस से चला गया, लेकिन ये बीच वाला पोर्शन कहाँ गया? कहाँ गया? ये ट्रांसफर हो गया E2 को। E2 के पास क्या था? कोएंजाइम A और लिपोएट होता है ना, कोएंजाइम A और लिपोएट होता है। तो भाई ये रहा इसका लिपोएट। यहाँ पर इसके पास कुछ इस तरीके से लिपोएट प्रेजेंट होता है, दिस इज द लिपोएट। तो ये आता है यहाँ पर। ये आने के बाद ये जो पोर्शन है ये इसको अपने साथ कंबाइन करा लेता है। क्या कराता है? इसको अपने साथ कंबाइन करा लेता है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर ये S इधर बचा और इस S के साथ ये जो हमारा पोर्शन था ना ये जुड़ जाता है बच्चों। कैसे? C डबल बॉन्ड O CH3, है ना, जुड़ गया इसके साथ। ये जुड़ने के बाद अब होता क्या है? देखो, ये तो लिपोएट हो गया, यहाँ पर मेंशन कर लो लिपोएट। अब ये लिपोएट का ये वाला जो पोर्शन है, अब इसके पास E2 के पास लिपोएट के साथ और कौन था? कोएंजाइम A था ना। अब देखना क्या होगा। तो अब यहाँ पर प्रेजेंट होता है हमारा कोएंजाइम A। यहाँ पर है मेरे पास कोएंजाइम A। तो कोएंजाइम A इस एसिटल ग्रुप को लेके कन्वर्ट हो जाता है एसिटल कोएंजाइम A में, और जो बचा हुआ लिपोएट है वो वापस से यहाँ पर आ जाता है कुछ इस तरीके से, है ना, SH और फिर ये वापस से अपनी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये क्या था? हमारा E2 था। ये क्या था? हमारा E2 था। इस तरीके से बेसिकली यहाँ पर एक के बाद एक एंजाइम ग्रुप को ट्रांसफर कर रहे हैं। सबसे पहले CO2 निकला, TPP ने इसको लिया, E2 को ट्रांसफर कर दिया। E2 में लिपोएट ने लिया, कोएंजाइम A को ट्रांसफर कर दिया, एसिटल कोएंजाइम हमारा बन गया और ये वापस आ गया। अब आता है हमारा E3। अब आप बोलोगे मैम एसिटल कोएंजाइम A तो बन गया, अब E3 का क्या काम है? तो E3 से बेसिकली हमें एनर्जी मिलती है ना, एनर्जी का मॉलिक्यूल भी तो मिलना है। तो यहाँ पर हमारा क्या होता है? FAD होता है, वो इन दोनों H2H को लेके FADH2 में कन्वर्ट हो जाता है। फिर ये अपना H किसको दे देता है? यहाँ पे प्रेजेंट NAD को दे देता है, NAD इसको लेके NADH में कन्वर्ट हो जाता है और हमें NADH मिल जाता है। तो एक हमारा गेन ये हुआ, हमें एक NADH मिल गया, हमें एक एसिटल कोएंजाइम में मिल गया, जो कि मैंने आपको बोला था, मतलब कि एक पायरुविक एसिड से हमें एक एसिटल कोएंजाइम में मिला है, साथ में हमें एक NADH मिला है। तो जब दूसरा वाला पायरुविक एसिड आएगा तो दूसरे वाले पायरुविक एसिड से हमें एक और एसिटल कोएंजाइम में मिल जाएगा और एक और NADH मिल जाएगा। तो यही तो हमने बोला था कि भाई दो पायरुविक एसिड के साथ, ये आपका क्या हो गया, एक ही लिख दो यहाँ पर, दो पायरुविक एसिड के साथ मेरे को दो एसिटल कोएंजाइम में मिले हैं, ठीक है, और दो मुझे NADH मिल गए हैं। ठीक है, सिंपल से समझ में आया। तो बस यहाँ पर E1 ने E2 को दिया, E2 ने कोएंजाइम A को दिया, कन्वर्ट हो गया और फिर ये जो H थे वो यहाँ ट्रांसफर हुए और हमें NADH का मॉलिक्यूल मिल गया। दिस इज हाउ हमारा जो लिंक रिएक्शन है वो प्रोसेस होता है और हमारा जो दो पायरुविक एसिड है वो दो एसिटल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो जाते हैं। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? इस तरीके से यहाँ पर मिलेगा और साथ में हमें यहाँ पर एक और चीज का गेन हो रहा है विच इज CO2, जो कि यहाँ पर है। CO2 क्योंकि एनर्जी का मॉलिक्यूल नहीं है तो इसलिए हम यहाँ पर इसको मेंशन नहीं करेंगे। बस याद रखना कि जब कन्वर्जन होता है तो दो CO2 और दो NADH निकलते हैं दो पायरुविक एसिड के रिस्पेक्ट में। अगर मैं एक की बात करूंगी तो एक में एक CO2, एक NADH और एक एसिटल कोएंजाइम में कन्वर्जन होगा। ठीक है, अब जो आपका क्वेश्चन आता है वो आता है रेगुलेशन से कि पीडीसी का रेगुलेशन किस तरीके से होता है। तो जरा हम यहाँ पर रेगुलेशन पढ़ लेते हैं। रेगुलेशन ऑफ पीडीसी, जो आपका पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स है, इसका रेगुलेशन कैसे होता है। तो यहाँ पर हमारे पास तीन एंजाइम है, E1, E2 और E3। E1 का जो रेगुलेशन है वो कोवेलेंट होता है ना, इसका कोवेलेंट रेगुलेशन होता है। तो बेसिकली ये क्या होता है, फॉस्फोराइलेशन और डीफॉस्फोराइलेशन से रेगुलेट इसको कर लिया जाता है। लेकिन जो E2 और E3 है इन दोनों का होता है बाय द एलोस्टेरिक रेगुलेशन हमें देखने को मिलता है। अब मैंने ग्लाइकोलाइसिस में बताया था कि एलोस्टेरिक जिसका भी होता है तो एलोस्टेरिक के पास पॉजिटिव और नेगेटिव मॉड्यूलेटर होते हैं। ये मैं आपको ग्लाइकोलाइसिस में ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। तो पॉजिटिव और नेगेटिव होंगे, तो इसका पॉजिटिव और नेगेटिव बताओ जरा मुझे क्या हो सकता है।
सिमिलरली यहाँ पर भी आपका पॉजिटिव और नेगेटिव होगा कुछ ना कुछ, है ना। तो पॉजिटिव और नेगेटिव की, पॉजिटिव कौन होगा इसका, कोएंजाइम में, और नेगेटिव कौन होगा, एसिटल कोएंजाइम में। ऐसे यहाँ पर पॉजिटिव कौन होगा, पॉजिटिव होगा आपका NAD और FAD, और जबकि आपका नेगेटिव कौन होगा, NADH और FADH2। हमेशा याद रखना, जब प्रोडक्ट बहुत सारा होता है तो एंजाइम अपना काम धीरे करता है, क्योंकि प्रोडक्ट ऑलरेडी बना हुआ है। इसलिए जो प्रोडक्ट होते हैं वो नेगेटिव रेगुलेटर होते हैं, उनकी एक्टिविटी को कम करते हैं। और अगर आपका प्रोडक्ट नहीं बना हुआ, सबस्ट्रेट ही है, तो ऑब्वियस सी बात है एंजाइम जल्दी जल्दी काम करेगा कि मुझे अपना कन्वर्जन करना है फटाफट से, तो इसीलिए इसके पॉजिटिव रेगुलेटर्स होते हैं। ठीक है, सो होपफुली आपको ये जो है समझ में आ गया होगा। दिस इज अबाउट द लिंक रिएक्शन। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। बाकी इन डिटेल में चीज़ों को पढ़ने के लिए आप फाउंडेशन बैचेस या फिर महापैक्स में ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए दिस इज द मेल ID जहाँ पर आप अपना नेम, कॉन्टैक्ट नंबर एंड सब्जेक्ट को शेयर करेंगे, तो आपको जो भी गाइडेंस या क्वेरी की जरूरत है वो आप यहाँ पर मुझसे कंफर्म कर सकते हैं। एंड दिस इज अ कूपन कोड जिससे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। ऑल द बेस्ट, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड वीडियो को लाइक करेंगे, कॉमेंट्स में अपनी क्वेरीज को ड्रॉप जरूर कीजिएगा। बाय बाय।